हेलो जी। तो हम आज एक और रिजल्ट देख लेते हैं Q1 FY25 का। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत छोटा सा बैंक है, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक क्या है? अब देखो, पहले तो नाम से हमें समझ में आ रहा है थोड़ा साउथ इंडिया में ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर एक केरला में इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। और ऑलमोस्ट सारा का सारा इसका जो लोन है वो वहीं से आता है, साउथ ऑफ इंडिया से आता है। कुछ 33% का लोन बाहर पैन इंडिया से आता है, रेस्ट ऑफ इंडिया से आता है ना। तो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा कहानी क्या है। तो 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इनका क्या था करीबन 65,000 करोड़ का 2020 में लोन बुक था, जो सारा कॉर्पोरेट की तरफ फोकस था। और कॉर्पोरेट वाली बुक में बहुत ज्यादा एसेट क्वालिटी खराब हो गया। अगर हम उसका ग्रॉस एनपीए नंबर देखने जाएं तो 15-16% के आसपास उसका ग्रॉस एनपीए नंबर पहुंच गया था। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये पुराना वाला जो 65,000 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन देके बैठे हुए थे, उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, है ना। तो अभी देख लेते हैं अभी अभी क्या स्थिति है। तो 2020 में था 65,000 करोड़ का लोन बुक। आज 2024 में है 82,000 करोड़ का लोन बुक। अब 82,000 करोड़ के लोन बुक में से 22,000 करोड़ तो पुराने वाला ही पड़ा है। और उसकी अभी भी एसेट क्वालिटी खराब है। उसकी अभी भी एसेट क्वालिटी अगर देखने जाएंगे तो 15-16% का ग्रॉस एनपी आ रहा है। बट जो इन्होंने नया लोन दिया है, जो पूरा जो अपनी लोन बुक को चर्न किया है, चर्न करके जो 60,000 करोड़ का लोन बुक बचा है, 60,000 करोड़ के लोन बुक में इनका जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव किया, और काफी अच्छी एसेट क्वालिटी है। अगर हम देखने जाएंगे तो 0.4% के आसपास का ग्रॉस एनपीए और 0.1-0.2% के आसपास का नेट एनपीए। एग्जैक्ट नंबर्स आगे अपन देख ही लेंगे। तो नई बुक में तो दिक्कत नहीं आ रही है, पुरानी बुक जो पुराना काम खराब हुआ हुआ है वो अभी भी दिक्कत दे रहा है। इसी की वजह से देखोगे आप, पूरी बुक पे जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो अभी भी 4.5% के आसपास का है। ठीक है। अगर हम थोड़ा लोन बुक किस रेट से बढ़ा उसको देखें, तो लोन बुक बढ़ा 11% की रेट से, है ना। अब देखो, ये बैंक ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक नहीं है। अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। हमने जैसे पीएनबी को देखा, पीएनबी का भी स्टॉक यहाँ अपने बॉटम लेवल से 4 गुना कैसे हो गया? आपने बॉटम लेवल से पीएनबी का स्टॉक 4 गुना ऐसे हो गया क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता गया। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, वहां पर नीचे नेट प्रॉफिट दिखने लग गया। अब जैसे नेट प्रॉफिट दिखने लग गया, इस वजह से स्टॉक में रनअप मिला। तो यहाँ पर भी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ पे हमें लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ से कुछ ज्यादा पैसा कमाने को नहीं मिलेगा। हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हमें देखना पड़ेगा इसका एसेट क्वालिटी क्या कर रहा है ना। और इसके अभी मैं आपको बता दूं, इसका मैनेजमेंट भी ये कहता है कि हम 10, 11, 12% के आसपास ही बढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट भी ये नहीं कह रहा कि हम 40-50% से बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी कहानी तो वही है कि ये पूरा गेम है एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके प्रॉफिटेबिलिटी लाने का, है ना। अब जैसे एक और चीज प्रॉफिट इस लोन बुक ग्रोथ में समझ लेते हैं हम, कि हमने पिछले वीडियो में निकाला था कि सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ कितना है। सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ निकला था हमारा 15% के आसपास का। तो अगर कोई भी बैंक 15% से कम रेट पे ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो मार्केट शेयर लूज कर रहा है। एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब जो देश के सबसे बड़े बैंक्स हैं, वो इतने बड़े बेस पे होने के बाद भी अगर उस रेट पे ग्रो कर पा रहे हैं, और एक आप छोटा बैंक होकर उस रेट पे नहीं कर पा रहे हो, तो ये बुरी बात है ना। बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं, जैसे हमने पीएनबी में भी देखा था। पीएनबी में भी कोई लोन बुक ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8% का लोन बुक ग्रोथ रेट है। बट फिर भी स्टॉक चला क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गया। तो वही चीज हम इसमें भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जा रही है एसेट क्वालिटी, किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ट्रेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमें पता चला कि लोन बुक ग्रोथ आई 11% वाईओवाई लेवल पे, और डिपॉजिट ग्रोथ आया 8% वाईओवाई लेवल पे। अब देखो क्या हुआ, लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ तो ज्यादा था एज कम्पेयर टू डिपॉजिट का। अब जब डिपॉजिट का ग्रोथ स्लो होता है, तो आप इस लोन बुक की ग्रोथ को बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक चीज देखो ना, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो डिपॉजिट्स है, उस डिपॉजिट का रेट तो है कम। तो आप आगे चल के बहुत लंबे टाइम तक उस उससे ज्यादा रेट पे आप लोन डिस्पर्स कैसे कर पाओगे? तो इस चीज पे देखना है। वैसे मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हमारा हमारा जो डिपॉजिट स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और हम अपने डिपॉजिट रेट को बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाएंगे तो बढ़िया बात है, ये तो हमें ट्रैक करती रहना है। बाकी जैसे हमने देखा, हर बैंक में यही प्रॉब्लम आ रही है कि कासा रेशो गिर रहा है। कासा रेशो और भी ज्यादा स्क्वीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है अभी। जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऊपर है, इसकी वजह से सब लोग अपना सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में से पैसा उठा के टर्म डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं, एफडी कराने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसकी इसकी वजह से सबकी कासा कासा बुक छोटी हो रही है। अब कासा बुक
कासा बुक छोटी होने में क्यों क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि कासा सबसे सस्ता डिपॉजिट है। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को आप अपना पैसा देते हो, और सेविंग्स बैंक आपको 3.5-4% का इंटरेस्ट दे देता है, करंट अकाउंट में तो जीरो इंटरेस्ट देता है। तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे सस्ता डिपॉजिट बैंक को अपनी कासा से ही मिलता है। तो अगर कासा कासा स्क्वीज हो रहा है, इसका मतलब बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा सा बढ़ रहा है। मतलब अब बैंक को ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाना पड़ रहा है ना। तो इसलिए कासा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे हमने बाकी बैंक्स में देखा, इसका भी कासा थोड़ा सा स्क्वीज हो गया। इसका कासा अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो 32.64% के आसपास था, जो इस क्वार्टर में रहेगा 32%। मतलब ऑलमोस्ट 64 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप आया है। अब बेसिस पॉइंट क्या है भाई, 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है। तो अगर आप बेसिस पॉइंट समझो तो उसको 100 से डिवाइड कर लेना, तो अपने को कहानी समझ में आ जाएगी। तो अभी जैसे 64 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप आया, इसका मतलब 0.6% का ड्रॉप आ गया हमारे कासा रेशो में, है ना। और और अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो अगर इस इसका लोन बुक का सेगमेंट थोड़ा सा समझे, इसकी लोन बुक का सेगमेंट समझे, तो हमें पता चलेगा कि अभी भी मतलब 2024 में भी 41% ऑफ द लोन बुक कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेट, है ना। और मैनेजमेंट इसको कह रहा है कि हम इसको साल के एंड तक, मतलब FY 25 के एंड तक, मतलब मार्च में 31 मार्च 2025 तक, करेक्ट, हाँ, 31 मार्च 2025 तक हम इसको 33% ले आएंगे, वन थर्ड ऑफ द टोटल लोन बुक कर देंगे। कुछ और सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम दूसरे किसी सेगमेंट की बात करें, तो पर्सनल लोन है 23% ऑफ द होल लोन बुक, बिजनेस लोन है 16%, और एग्रीकल्चर लोन है 20%। तो ये पूरा इनका लोन बुक का ब्रेकअप हो गया। अगर हम थोड़ा सा पर्सनल लोन सेगमेंट में देखें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेज लोन्स प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। अब देखो, अब ये थोड़ा सा ये एमएसएमई और पर्सनल लोन्स, मतलब रिटेल लोन्स की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं, जिससे इनका थोड़ा सा यील्ड बढ़े। यील्ड मतलब वो कस्टमर से कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, वो कस्टमर से कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, अगर वो बढ़ेगा तो इनका थोड़ा सा निम्स में एक्सपेंशन होगा। निम्स में एक्सपेंशन होगा मतलब, निम्स में एक्सपेंशन का मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा मतलब टोटल इनकम बढ़ेगा, टोटल इनकम मतलब पैट बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। सेम कहानी है। अगर अगर मैं पर्सनल लोन सेगमेंट की बात करूं, तो पर्सनल लोन सेगमेंट 15% से बढ़ रहा है वाईओवाई लेवल पे, और गोल्ड लोन सेगमेंट 13% से बढ़ रहा है वाईओवाई लेवल पे। अगर मैं थोड़ा सा गोल्ड लोन की बात करूं, तो गोल्ड लोन में हमें दो डिवीजन देखने को मिलता है, एग्री में भी गोल्ड लोन होता है और रिटेल में भी गोल्ड लोन होता है। और रिटेल का गोल्ड लोन परसेंटेज सिर्फ 20 है, बचा हुआ 80% जो गोल्ड लोन है वो आता है हमारे एग्री से। और गोल्ड लोन अच्छा किस वजह से होता है कि भाई, आप जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, अब जैसे अगर हम बात करें कि गोल्ड प्राइस आज 70,000 से 80,000 हो जाता है, तो आपके पास वो सोना तो पड़ा है, उस सोने की पड़ी हुई वैल्यू बढ़ गई है। तो अब आप उसी 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 वैल्यू उसी कोलैटरल पे आप कस्टमर को ज्यादा लोन दे सकते हो। कि भाई पहले आपने बोला था कि अभी अभी सोने का भाव 70,000 रुपए है, तो 70,000 रुपए में आपको 50,000 रुपए लेंड कर सकता था। बट अब सोने का भाव बढ़ के, तो सोने का भाव 70,000 से बढ़ के 80,000 हो गया है। तो अब आप एक काम करो, आप 50,000 की बजाय 55,000 ले जाओ, 60,000 ले जाओ। तो आप वही कोलैटरल पे आपने 50,000 के बजाय 60,000 का लोन दे दिया, बैठे बैठे आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, है ना। तो ये बात हो गई। अगर हम थोड़ा सा और देखें, तो अगर हम बात करें, तो इनके एमएसएमई जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर हम एमएसएमई में देखने जाएं, तो इनकी 42% जो लोन बुक है एमएसएमई की लोन बुक की बात हो रही है, पूरी लोन बुक की बात नहीं हो रही। अब एमएसएमई कितना है, एमएसएमई करीबन करीबन जैसे हमने एग्रीकल्चर लोन्स देखा था तो 20% है, और कुछ पोर्शन बिजनेस लोन का भी होगा, मतलब 25% के आसपास की जो लोन बुक है, उसमें 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 से 42% केरला से आता है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन देखो आप, 42% तो आया केरला से, मतलब 100 रुपए लैंड किए, तो उसमें से 42 रुपीज तो केरला में लैंड कर दिए। उसके अलावा 36% अदर साउथ इंडियन स्टेट से आता है, मतलब 42% केरला में, बाकी 36% तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, इन सारे साउथ इंडियन स्टेट से आ गया, है ना। तो इतना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड बैंक है, मतलब पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस अभी हुआ नहीं है। मतलब ब्रांचेस हैं, बट वहां पर डिस्पर्सल नहीं है, वहां पर एडवांसेस मतलब लोन से नहीं दिए जा रहे हैं, है ना। तो अभी वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने की मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही इनको, है ना। तो इससे क्या होता है, जब जब बहुत ज्यादा जोग्राफिकल कंसंट्रेशन होता है, जब बहुत ज्यादा जोग्राफिकल कंसंट्रेशन होता है, तो ये ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि एक तो आप थोड़ा एमएसएमई लोन पे फोकस करना चाह रहे हो। अब एमएसएमई जिसको आप लोन दोगे, उसके पास बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री तो है नहीं। वो कोई बहुत सालों से
उसका कोई स्टैब्लिश्ड बिजनेस तो है नहीं कि उसके पास बहुत सालों का कैश फ्लो है या बहुत रईस आदमी है वो, है ना? तो इनके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है तो वो अपने लोन पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, और वो जैसे ही लोन पे डिफॉल्ट करेगा आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो जोग्राफिकल जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन एक बुरी चीज होती है, बट इस बैंक पे वो है, बट अब वो भी धीरे धीरे अपने रेस्ट ऑफ इंडिया में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा रीजन था केरला, ये अभी तक हमने समझ लिया, है ना? अगर हम फुल लोन बुक की बात करें तो फुल लोन बुक में भी इनका अब पहले 28% रेस्ट ऑफ इंडिया से आता था, अब 33% रेस्ट ऑफ इंडिया से आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अगर अगर मैं थोड़ा सा ब्रांच एक्सपेंशन की बात करूं तो ब्रांचेस इनकी 14 ब्रांचेस ऐड करी इन्होंने पूरे साल में, तो कोई बहुत बड़ा नंबर है नहीं। तो ठीक है, अब क्या क्या ही बोल सकते हैं, मतलब अब बैंक बोल रहा है कि हम कॉस्ट कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि हम एम्प्लॉयज फायर कर देंगे और हम ब्रांच में खर्चा काट देंगे। या अभी मैंने न्यूज में सुना था कि कुछ कुछ बैंक्स में ऐसा कर दिया है कि कॉफी मशीन अलाउ करना बंद कर दिया है, तो मतलब ये सारी नौटंकी करेंगे तो ये होती है एफिशिएंसी लाना, है ना? तो इस एफिशिएंसी से कुछ होगा नहीं, आप कॉस्ट कितनी काट लोगे? आप कॉस्ट कभी भी जीरो तो कर ही नहीं सकते ना, एक एक आप काट काट के कॉस्ट एक उस लेवल पे ले आओगे जहां पर वो मेंटेन रह जाएगी, उससे ज्यादा वो कट ही नहीं सकती। तो कॉस्ट पे कभी भी ग्रोथ आना अच्छी बात होती नहीं है। अभी जैसे हम आगे चल के देखेंगे तो इनका एम्प्लॉय काउंट भी घट रहा है। एम्प्लॉय काउंट घटने का मतलब क्या हो गया? आपने अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, बाहर कर दिया। अगर हम मैं पिछले 2 क्वार्टर की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में भी शायद 70-80 लोगों को इन्होंने फायर किया था, और इस क्वार्टर में भी 90 लोगों को इन्होंने फायर कर दिया। तो ये तो बहुत ही बेवकूफी भरा काम है। अगर अगर आप एक चीज समझो ना, अगर आपका बैंक ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो एम्प्लॉय एडिशन होना चाहिए ना, वर्क फोर्स में एडिशन होगा तभी तो आप एक्सपैंड करोगे। अगर वर्क फोर्स में आप रिडक्शन कर रहे हो तो आप ये कौन सा एक्सपेंशन कर रहे हो? ये तो मतलब गजब की बात है ना? तो वही है, अब इसमें इसमें सिर्फ सिर्फ एक ही गेम चल रहा है इस कंपनी में कि हम अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने के नाम पे सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोन बुक ग्रोथ आ नहीं रहा है, इसकी वजह से बैंक कह रहा है कि भाई साहब भागो, ये एम्प्लॉय का खर्चा मेरे को उठाना ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, कोई भी बैंक अगर जो ग्रो करेगा ना, जो कोई भी एनबीएफसी होगा, बैंक होगा, कोई भी होगा, तो वो एम्प्लॉय एडिशन करेगा। अब जैसे अगर आप बजाज फाइनेंस है, फॉर सपोज बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब लार्ज कैप स्टॉक है, उसके बाद भी वो एम्प्लॉय एडिशन करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना डिसबर्सल रेट बढ़ाना है, अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। तो उस वजह से आपको एम्प्लॉयज ज्यादा चाहिए। अगर आप अपनी फर्म में से एम्प्लॉयज निकाल रहे हो, ये तो कभी भी एक अच्छा साइन होता नहीं है। अगर बात करें एसेट क्वालिटी की, तो सारा का सारा गेम इसी के फोकस्ड है, इसी पे फोकस्ड है। ये लोग सिर्फ अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, है ना? अगर मैं देखूं तो एसेट क्वालिटी वैसे इनकी इंप्रूव भी हो रही है, करीबन 6.5% के ग्रॉस एनपीए से अभी उसको धीरे धीरे करके 4.5% का ग्रॉस एनपीए लिया है। और हर क्वार्टर में इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रिड्यूस ही हो रहा है ना? अगर मैं ओवरऑल पूरी लोन बुक की बात करूं तो ग्रॉस एनपीए 4.5% पे, नेट एनपीए 1.44% पे। और अगर नई जो नया लोन दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था 2020 में इनका कुछ लोन था जो कॉर्पोरेट का था, उसमें 15% ग्रॉस एनपीए आ गया था, उसको उसको हटा दें। जो नया नया लोन दे दिया, जो 60,000 करोड़ का इन्होंने नया लोन दिया, उस पर बात करें तो उस पर ग्रॉस एनपीए है 0.37% का, और नेट एनपीए मात्र 0.1% का। तो मतलब जो नया लोन दे रहे हैं वो तो ठीक जगह दे रहे हैं, वहां तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है ना? अगर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनका भी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्यों बढ़ा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े, और कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा है, और यील्ड ऑन एडवांसेस कम हो गए। यील्ड ऑन एडवांसेस मतलब जो आप लोन दे रहे हो उस पर आप कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करो, वो हो गए कम, और कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गया है। तो इसकी वजह से निम्स में थोड़ा सा कंप्रेशन आ गया। अगर हम देखें तो 8 बेसिस पॉइंट्स का निम्स में कंप्रेशन आया है ना? इसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम भी कम हो गई है। नेट इंटरेस्ट इनकम 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल से गिर गई, है ना? और पैट बढ़ा 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल से। मगर यही चीज हम बात करें वाईओवाई लेवल पे तो पैट बढ़ा 45% से। अब देखो, अभी हम समझेंगे कि ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है ना? अभी 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 हम समझते हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं निम्स किस लेवल पे है। निम्स अभी इनके करंटली है 8 बेसिस पॉइंट्स के डिप के बाद 3.26% पे, 3.26% पे। और आरओई, बैंक का आरओई भी इंप्रूव हो रहा है। आरओई आरओई क्यों इंप्रूव हो रहा है? क्योंकि बैंक का आरओई इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक अच्छा हो रहा है, इसलिए आरओई इंप्रूव हो रहा है। इसकी वजह से आरओई इंप्रूव हो रहा है। आरओई अब इनका बढ़ के हो गया है 12.9%, ऑलमोस्ट टचिंग टू 13%। और इनका आरओए फर्स्ट टाइम इतने सालों में फर्स्ट टाइम इनका आरओए 1% होगा। देखो, एक क्लीन क्वालिटी के बैंक का आरओए अब 2% या 2% के क्लोज नहीं तो कई बार
2% से ऊपर भी जाता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक का आरओए देखोगे तो शायद 2% से ऊपर ही मिलेगा आपको, कोटक महिंद्रा बैंक का भी 2% से ऊपर मिलेगा। मतलब वही है, जो क्लीन क्वालिटी बैंक्स होता है उनका आरओए 2% के आसपास का होता है। बट इन्होंने अपना आरओए धीरे धीरे बढ़ा के 1% तो कर लिया है। Q1 FY25 में इनका आरओए 1% हो गया है ना। अब हम समझ लेते हैं वो इतना बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ कैसा आया। सेम कहानी है जो हमने पिछली पहले भी कर रखी है। भाई जो बैंक की टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम इज इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न मतलब कितना आपने, जो आपने बाहर लोन दे रखा था उससे कितना कितना पैसा आया, तो वो हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम, दैट इज इंटरेस्ट अर्न, है ना। उसके उसके ऊपर आपने अदर इनकम आ जाती है। भाई आपने क्रेडिट कार्ड की फीस ले ली, आपने डेबिट कार्ड की फीस ले ली, आपने अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ले लिया, आपने फालतू के 50 और चार्जेस ले लिए, तो आपके अदर इनकम में आ जाता है। दोनों को ऐड करोगे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। टोटल इनकम में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंट, लीज एग्रीमेंट, सारी चीजें जो भी है सब कुछ हमने माइनस किया, तो हमारे पास आ जाता है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम इसमें से रिड्यूस करते हैं प्रोविजंस। इसमें से हम रिड्यूस करते हैं प्रोविजंस। अब जब आपकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है तो आप प्रोविजन कम करोगे। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन ये होता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने 100 रुपए का लोन दिया है और इसमें से आगे चल के कुछ लोन खराब हो सकता है, तो आज मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो खराब हुए उस 100 रुपए के लोन में से कुछ जो खराब हुआ हुआ लोन है उसके लिए मैं आज ही थोड़ा पैसा निकाल के साइड में रख देता हूँ कि भाई हो सकता है इस 100 रुपए के दिए हुए लोन में से मेरा कुछ लोन खराब हो जाए, इसलिए मेरे पास जो आज प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ पैसा निकाल के हम साइड रख देते हैं, जो आगे वो लोन अगर खराब होगा तो उसमें काम आएगा। अगर अगर आपको ऐसा लग ही नहीं रहा, आपको रिस्क ही नहीं लग रहा आगे सिस्टम में कि भाई जो मेरा लोन खराब नहीं होगा, तो आप प्रोविजन कम करोगे। आपने प्रोविजन कम किया तो जो आपका जो हमारे पास टोटल इनकम था, टोटल इनकम में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया था, अब उसमें से हमें प्रोविजन माइनस करना था। अब जब प्रोविजन का नंबर कम आएगा तो जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ बढ़ के आएगा। इसी वजह से हमने देखा कि जो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें इतना बड़ा जंप नहीं आया, बट पैट में इतना बड़ा जंप आ गया। पैट में इनका 45% का जंप आ गया ऑन अ वाई लेवल। ठीक है। अगर थोड़ा बात कर ले, बैंक्स अभी 11.5 टाइम्स लेवरेज है, तो ऑलमोस्ट इससे ज्यादा लेवरेज कर नहीं सकते। 12 का शायद 13 पहुंच जाएंगे, बट उससे ज्यादा ये लोग लेवरेज कर नहीं सकते। और नहीं तो उसको इनको बाहर से फंड उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो अपनी इनको डिपॉजिट ग्रोथ रेट बढ़ानी पड़ेगी, है ना। एक एक और चीज हुई इसमें, इस बार इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे स्लिपेजेस बढ़ गया। अब मैनेजमेंट स्लिपेजेस के लिए बोलता है कि ये हमारे बैंक का सीजनैलिटी है कि हम थोड़े से एग्रीकल्चर लोन्स देते हैं, तो Q1 में हर साल हमारे जनरली थोड़े से स्लिपेजेस बढ़ जाते हैं। स्लिपेजेस क्या होते हैं कि जो आपने पुराना लोन जो आपने कांड कर दिया वो कर दिया, उसको छोड़ो। जो आपने नया लोन दिया है उस पे कितना डिफॉल्ट हो रहा है, उस पे वो लोन कितना खराब हो रहा है, तो वो होती है फ्रेश स्लिपेजेस। जो आपने नया लोन ऑफर किया वो कितना खराब हो रहा है वो हमें फ्रेश स्लिपेजेस से पता चलता है। तो इनकी फ्रेश स्लिपेजेस थोड़ी सी बढ़ गई थी 0.35% से 0.41%। बट मैनेजमेंट ने कहा कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की सीजनैलिटी है। अगर अगर आप देखोगे तो हर बार हमारे क्वार्टर 1 में थोड़ा सा स्लिपेजेस नंबर बढ़ता है और फिर वो वापस नॉर्मलाइज हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी गाइडेंस की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने वही बोला कि अभी हम ग्रोथ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ की गाइडेंस तो हम 10-11% लोन बुक ग्रोथ की दे रहे हैं, बट अभी हम सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं और हम अपना एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा कि 10-11% तो हम लोन बुक ग्रो कर लेंगे, और अपना जो नेट एनपीए नंबर है वो FY25 के एंड तक 1 से 1.15% के बीच में ले आएंगे। तो ये था पूरी साउथ इंडियन बैंक की कहानी। तो इसमें इसमें बेसिकली ग्रोथ फैक्टर तो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक ही काम हो रहा है कि हम कुछ भी करके अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर लें, है ना। जो हमारा जो पुराना हमने कांड कर रखे हैं उसको हटाएं और अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करें, जिससे हमारा नीचे नेट प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाए। जो जो सेम गेम पीएनबी में हुआ था आज से करीबन 1-1.5 साल पहले। 1-1.5 साल पहले पीएनबी में भी यही हुआ था कि उन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी अच्छा करना चालू कर दिया था, इसकी वजह से उनका नेट प्रॉफिट दिखने लग गया था। इसी वजह से उनका स्टॉक प्राइस यहाँ से 4-5 गुना हो गया था। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसका इसका यहाँ से स्टॉक प्राइस 4-5 गुना होगा, बट वो ये मतलब कहानी सेम हो रही है कि इनकी भी लोन बुक ग्रोथ नहीं है, पीएनबी की भी लोन बुक ग्रोथ नहीं थी। ये भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं, पीएनबी भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहा था। ये भी अपनी एसेट क्वालिटी अच्छा करना चाह रहा है, पीएनबी भी अपनी एसेट क्वालिटी अच्छा करना चाह रहा था। तो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट काम हो रहा है। देखते हैं, इसको भी ट्रैक करेंगे। और इसके कॉल पढ़ के मैं आपको इस पे वीडियो बना ही दूंगा अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा इस पे तो। चल ठीक है, थैंक यू।